नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिट ई सिटी यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो एक और नए लेसन के साथ। दोस्तों, आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं शशि देशपांडे की द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी माय बिलवेड चैरिटियर। दोस्तों, ये जो स्टोरी है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क बाय शशि देशपांडे, जिस वर्क के अंदर वो एक्सप्लोर करती हैं रिलेशनशिप थ्री विमेन के बीच में। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन राइटर के बारे में। शशि देशपांडे, शी वाज बॉर्न इन अ वेरी इलस्ट्रेशियस फैमिली। उनका जन्म जो हुआ था एक ऐसे परिवार में हुआ था। उनके फादर एक जाने माने क्रिटिक थे, राइटर थे। सो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड उनकी जो एजुकेशन थी वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुई थी जो काफ़ी लिबरेटिंग भी था और काफ़ी लिटरेरी भी था। 1936 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इनका जन्म हुआ था। और धीरे धीरे आफ्टर, देखिए, जब तक उनकी मैरिज नहीं हुई थी, मैरिज के बाद वो कुछ समय के लिए लंदन भी गई थी। शी वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन धीरे धीरे उनके हस्बैंड और उनके फादर और भी कुछ जनों के सपोर्ट से उन्होंने पहले शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू करा और उसके बाद नॉवेल्स लिखे। और अब इंडियन लिटरेचर में, इन स्पेशली दोज हु आर राइटिंग इन इंग्लिश, शशि देशपांडे का नाम टॉप राइटर्स के अंदर आता है। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में बहुत ही स्ट्रांग विमेन करेक्टर्स को प्रेजेंट करा है। ऐसे करेक्टर्स जो बिल्कुल रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल फेस करनी पड़ती हैं विमेन को, उसके बारे में उनकी इंटरनल, मतलब जो उन औरतों के मन में जो प्रॉब्लम्स को लेकर जो एटीट्यूड होता है उसको, और साथ ही उसका एक्सटर्नल किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। खासकर हमारा सोसाइटी जिसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। दोस्तों, पैट्रियार्कल सोसाइटी से मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी विच इज डोमिनेटेड बाय द मेल सिस्टम, मेल कोड्स, जिसमें पुरुष प्रधान होते हैं। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर किस तरह से विमेन स्ट्रगल टू फाइंड फॉर देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान कैसे बनाती हैं। इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल था वो था द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स। 1986 में ये पब्लिश हुआ था। इसके बाद इनके और काफ़ी फेमस नॉवेल्स पब्लिश हुए, दैट लॉन्ग साइलेंस, अ मैटर ऑफ टाइम एंड शैडो प्ले। और जो इनको अपने नॉवल दैट लॉन्ग साइलेंस, जो एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं शशि देशपांडे की खुद के जीवन से। इस नॉवल के जो घटनाएं बताई गई हैं उनमें, इस नॉवल के लिए 1990 में भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था। और लिटरेचर के फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए 2009 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में दोस्तों। तो ये जो स्टोरी है माय बिलवेड चैरिटियर, ये इनके स्टोरी कलेक्शन इट वाज डार्क से ली गई है और ये उनकी सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस स्टोरीज में से एक है। अगर हम स्टोरी के सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो इट इज अबाउट थ्री विमेन, तीन औरतों की कहानी है जो बिलोंग करती है एक दूसरे से, एक दूसरे की फैमिली का पार्ट है और तीन जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एक ही घर में वो रह रही हैं और तीनों का जो आउटलुक है, नजरिया है जीवन के प्रति, वो काफी अलग अलग है। सबसे जो दो बड़ी हैं जिनमें अज्जी, जो एक ओल्ड एजेड विडो है, आरती जो अज्जी की डॉटर है। ये दोनों ही विडोज हैं, मतलब अज्जी के भी हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनकी डॉटर आरती के हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। एंड अब उन दोनों माँ बेटी के बीच का जो रिलेशनशिप है इट इज क्वाइट टेंस। दोनों के बीच में कॉर्डियल या अपन कहें ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जहां दे शेयर अ क्लोज इंटीमेट बॉन्ड। प्रीति जो आरती की डॉटर है और इस तरह से अज्जी की ग्रैंड डॉटर है,
वो एक तरह का ब्रिज का काम करती है इन दोनों के बीच में। दोस्तों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात है वो है टाइटल। जो इसका टाइटल है इट्स सिंबॉलिक टाइटल। अगर हम इंडियन माइथोलॉजी को जाने तो हम समझ सकते हैं चैरिटियर, जिसका मतलब होता है सारथी। सारथी इज दैट पर्सन हु बेसिकली टेक्स यू, गाइड्स यू। तो एक तरह का मेटाफर यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चैरिटियर वर्ड है ये बहुत क्लोजली लिंक है हमारे महाकाव्य महाभारत से, जिसमें अर्जुन के सारथी बनते हैं श्री कृष्ण। और कृष्ण एक्चुअली में न केवल सारथी रथ के बनते हैं, न केवल रथ को यहां से वहां गाइड करते हैं, बल्कि वो अर्जुन जो लगातार एक तरह के डिलेमा या दुविधा में रहते हैं, बिकॉज इट इज अ धर्म युद्ध। धर्म युद्ध इसलिए कहा गया है कि अर्जुन हैज टू फाइट हिज ओन ब्रदर्स, हिज ओन गुरुज। तो उनके मन में एक डिलेमा है। तो उस सारे जब जब डिलेमा होते हैं, कृष्ण उनको गाइड करते हैं कि हाउ टू गो, किस तरह से ये जो चैलेंजिंग या बहुत ही टफ टाइम्स हैं उसके अंदर उनको एक मॉरल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ कुछ इसी तरह से इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी में भी हम देखेंगे कि सारथी चैरिटियर का रोल कौन प्ले करता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट कि इस स्टोरी के अंदर किसको बिलवेड चैरिटियर कहा जा रहा है। स्टोरी की समरी पढ़ने के बाद हम ट्राई करेंगे इसको समझने की। उससे पहले फटाफट एक बार और नजर डाल लेते हैं। जो स्टोरी के तीन ही करेक्टर में मेजर करेक्टर्स हैं। अज्जी जो विडोड मदर ऑफ आरती है, हम समझ सकते हैं शी इज अराउंड अबाउट 60 और 65 ऑड, और लगभग उनके हस्बैंड की डेथ हुए इट्स मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल हो चुके हैं। घर में अकेली रहती थी। उसके बाद आरती जिसकी मैरिज हो गई थी माधव नाम के व्यक्ति से, आरती भी विडो हो गई है अनफॉर्चुनेटली एट क्वाइट यंग एज। आरती इज इन जस्ट इन हर 30s और 40s, अर्ली 40s। और आफ्टर शी हैज बिकम विडो, वो भी अपनी मदर के पास रहने आ जाती है और अपने साथ प्रीति जो उनकी डॉटर है उनको ले आती है। प्रीति इज अ यंग चाइल्ड, जो एक बच्ची होती है, वो सारा एनर्जी, वो सारा इनोसेंस उसके अंदर है। सो दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वी कैन से only these three characters appear in the story। रेफरेंस जरूर है अज्जी और आरती के हस्बैंड्स का, बट दे डू नॉट अपीयर एज करेक्टर इन द स्टोरी। स्टोरी की समरी की हम बात करें तो समरी तो देखते ही रहेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, थीम्स को, सिंबल्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो अज्जी जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को नरेट किया गया है। इस तरह का जब नरेशन होता है दोस्तों, उसको हम फर्स्ट पर्सन नरेशन बोलते हैं, क्योंकि एक जो मेजर करेक्टर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया आई, तो आई के पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टोरी को नरेट किया जाता है। दो तरह के जो नैरेटिव टेक्निक्स हैं वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एक तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, और दूसरा जो नैरेटिव पॉपुलर है वो है थर्ड पर्सन या ऑमनिसिएंट नरेशन, जिसमें जो ऑथर या हम कहें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी प्रेजेंट करता है। तो इस स्टोरी को जो नरेट किया गया है वो अज्जी के द्वारा किया गया है, और उनका जो ऑब्जर्वेशन है स्पेशली अपनी बेटी आरती और अपनी जो नातिन है, अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी प्रीति, उन दोनों के साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसके बारे में स्टोरी के अंदर मेन इंसिडेंट्स आते हैं। अजी का अपनी ग्रैंड डॉटर प्रीति के साथ बहुत इंटीमेट बॉन्ड है। दे आर नॉट जस्ट ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, दे आर लाइक टू फ्रेंड्स, दो क्लोज फ्रेंड्स हैं। प्रीति जो है बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ अपनी ग्रैंड मदर के, उसी तरह से अज्जी का भी पूरा दिन प्रीति के वेट में बीतता है। और प्रीति और अजी दोनों एक दूसरे के साथ एक तरह का ऐसा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड करते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। हाउएवर जो अज्जी की डॉटर आरती है वो अभी तक जो अपने उनके हस्बैंड की डेथ है उसके शौक से
बाहर नहीं आ पाई हैं। शी इज स्टिल, जिसको हम इंग्लिश की ईडियम में बोलते हैं, कोकून्ड इन हर शैल, अपने उस कवच के अंदर दफन है, अपने उस कवच में उन्होंने बंद कर रखा है। तो ना तो वो अज्जी और ना अपनी डॉटर प्रीति के प्रति कोई भी इंटरेस्ट शो करती है। बस शी इज लिविंग लाइफ लाइक अ मशीन, जैसे एक मशीन काम करती है, विदाउट शोइंग एनी एंथुजियाज्म, एनी इमोशन। वो बस इस तरह से जीवन जी रही है। स्टोरी की शुरुआत में हम पाते हैं कि किस तरह से मॉर्निंग बिगिंस इन द हाउस, जिस घर के अंदर प्रीति सुबह सुबह उठती है। अजी उस समय पूजा वगैरह कर रही होती है, प्रीति ब्रश वगैरह करती है, स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। और एक फिक्स दोनों का सुबह का डायलॉग है, जिसमें अजी प्रीति को दूध पीने के लिए बोलती है और प्रीति जिद करती है कि मुझे आपके साथ चाय पीनी है, क्योंकि अजी सुबह सुबह पूजा के बाद चाय पीती है ना। दोनों में से इस बात की लड़ाई होती रहती है और फाइनली दूध में थोड़ी सी चाय मिक्स करके रोज अजी उनको दे देते हैं और ये चीज वो आरती से छुपा के रखते हैं। इट इज देयर सीक्रेट रिचुअल। दोनों के बीच का ये गुप्त समझौता है जो रोज किया जाता है। नाउ जब प्रीति सुबह के अपने इन छोटे से समय को बिताने के बाद स्कूल चली जाती है, उसके बाद घर के अंदर केवल आरती और अज्जी रह जाते हैं और हाउस बिकम्स टोटली साइलेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करते। और इनफैक्ट अज्जी को ये समझ है कि आरती जब यहाँ रहने आई उससे पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो उनको हैबिट थी इस साइलेंस की। लेकिन तब साइलेंस जब कोई नहीं था तब होना, और अब आरती के होने के बाद भी घर में साइलेंस होना, वो थोड़ा उनको ऑकवर्ड लगता है और अजी को लगता है कि ये साइलेंस जो है ये बड़ा ही अजीब तरह का उनके ऊपर प्रेशर डालता है। एक्चुअली में आरती पूरी रात सो नहीं पाती है और सुबह वो काफ़ी लेट उठती है और उठने के बाद भी एक मैकेनिकल वे के अंदर वो किचन में जाती है, मुंह हाथ धोती है और एक के बाद एक टी कप ऑफ टीज वो पीती रहती है। इसके अलावा उस दोनों बिल्कुल दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। दोनों मानो एक ही घर में रहते हुए भी सेक्लूडेड वर्ल्ड्स में, दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं जिसमें दोनों का कोई एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अजी ने ट्राई नहीं करी, कोशिश नहीं करी आरती के इस कोकून को, इस शैल को तोड़ने के लिए। जैसे अजी को याद आता है एक इंसिडेंट। देखिए पूरी जो स्टोरी है वो इसी तरह से चलती है जिसमें बीच बीच में फ्लैशबैक्स हैं। दोस्तों फ्लैशबैक वो टेक्निक होती है जब प्रेजेंट के अंदर नैरेटिव चलते चलते किसी एक करेक्टर के माइंड में पास्ट का कोई इवेंट आता है और उसके थ्रू प्रेजेंट की पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती है। सिनेमा में तो ये बहुत फेमस टेक्निक है ही। नरेशन के अंदर भी इस टेक्निक के द्वारा करेक्टर याद करता है किसी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को और वो इंसिडेंट हमें हेल्प करता है समझने में जो प्रेजेंट चीजें हो रही हैं। जैसे अज्जी को याद आता है कि आरती जब यहां आ गई थी, उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या आरती को रात को अच्छे से नींद आई है। इट वॉज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग डेज जब आरती आई थी और आरती पलटकर बहुत ही रूड वे के अंदर जवाब देती है कि आप पूछ रहे नींद अच्छी आई, आई नेवर गेट्स एनी स्लीप, मैं सोती ही नहीं हूं और ना कभी मैं सो पाऊंगी जब से मेरे हस्बैंड माधव की डेथ हुई है। एक्चुअली में ये रिप्लाई शो करता है कि आरती अभी तक उस सदमे में, उस शॉक में है जो उनके अनटाइमली डेथ ऑफ हर हस्बैंड की वजह से है। ये जो उन दोनों के बीच का हम कह सकते हैं सन्नाटा है या अनबोला है या लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये फोर्स करता है अजय को सोचने के बारे में कि किस तरह से आज ही नहीं आरती के साथ उनका रिलेशनशिप कभी भी नॉर्मल नहीं था। उसको ऐसा लगता है कि मैं एक मदर हूं, मैं खुद एक विडो हूं, मैं समझ सकती हूं कि आरती को क्या पेन हो रहा है, लेकिन शायद आरती बिल्कुल नहीं जानती। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं साथ में आपको बताता चलता हूं। ये याद आता है उनको कि जब वो आरती
उनके गर्भ में थी, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तब डॉक्टर ने उनको कहा था कि जो आपको पेन हो रहा है, जो आप इंजेक्शन लेने से या फिर उसके आरती के मूवमेंट की वजह से जो आपको पेन हो रहा है, आरती नहीं जानती कि आपको पेन हो रहा है। अभी भी अज्जी को ऐसा लगता है कि जब आरती इतना ग्रोन अप विमेन हो चुकी है, शायद अभी भी वो अपनी मदर के पेन को फील नहीं कर पा रही है। ज्यादा दुख उन्हें इस चीज का भी है कि मैं आरती के दर्द को कम करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूं। आरती शुरू से अपने पिता के बहुत क्लोज थी, और उन एक और चीज है, जब आरती प्रेग्नेंट थी, जब प्रीति होने वाली थी, तब वो अपने इन लॉज के वहां रहती थी, और उस समय आरती के फादर मतलब अज्जी के हस्बैंड की तबीयत खराब चल रही थी। अज्जी ने अपने हस्बैंड को कहा भी कि हम आरती को इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड ने मना कर दिया कि ऐसी सिचुएशन में जब वो प्रेग्नेंट है आरती, शी मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड, उसको इस तरह की न्यूज़ नहीं देनी चाहिए। तो इतनी ओबीडियंट होती है, ये हमें बाद में भी पता चलेगा अज्जी, कि वो चाह कर भी आरती को बता नहीं पाती है। और अगले ही दिन आरती के फादर की, आजी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। जब आरती को ये न्यूज मिलती है, जब वो आती है, तो अज्जी के लिए उसके मन में एक गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, और वो ये कहती है कि ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आई वॉज नॉट एबल टू मीट माई फादर वन लास्ट टाइम, मैं आखिरी समय उनसे मिल नहीं पाई। नाउ अज्जी उसको ये बता नहीं सकती कि ये उनका गलती नहीं है। एक और इंसिडेंट अज्जी को याद आता है जो उन्हें बड़ा दुख पहुंचाता है, कि किस तरह से यहाँ इस घर में आने के बाद, विडो होने के बाद, आरती एक दिन रूम में चुपचाप बैठी बैठी एकदम से हिस्टेरिकली, बहुत पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लग जाती है। अज्जी दौड़कर वहां जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। नाउ लुक एट द रिप्लाई। आरती कहती है कि मैं हमेशा से ऐसा सोचती थी, वी टू आर कंप्लीटली डिफरेंट विमेन्स, हम दोनों बिल्कुल अलग अलग औरतें हैं, लेकिन लुक नाउ वी हैव बिकम सेम, हम बिल्कुल एक जैसी हो गई हैं। वी बोथ आर विडोज, हम दोनों विधवा हो गए हैं। वी आर सिमिलर। नाउ ये जो रिमार्क है, खुद अज्जी एक विडो है, लेकिन अज्जी नहीं फील कर पाती, नहीं सोच पाती अपनी ही डॉटर को अपनी आंखों के सामने एक विडो के रूप में वो देखे और फील करे कि फ्यूचर में इनके लिए हैप्पीनेस का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं रह गया है। अज्जी ये भी समझती है कि लाइफ आरती के लिए आसान नहीं रही है। देखिए, पहले आरती क्लोज थी अपने फादर के, मदर की इतना क्लोज नहीं थी, और फादर अचानक से चले गए, मदर रह गई। अपनी मैरिज के बाद वो माधव के ज्यादा क्लोज थी, प्रीति के कम थी, और अब माधव चले गए, तो ऐसा लगता है लाइफ इज चीटिंग हर, बार बार उसको धोखा दे रही है। और आरती न केवल अपनी मदर के प्रति कोल्ड है, बल्कि उसको प्रीति की जो हैप्पी गो लकी, देखिए प्रीति इज ए यंग चाइल्ड, तो ऑब्वियस वो जीवन के अंदर उसकी क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट सब कुछ है, लेकिन आरती को ये भी नहीं पसंद। अज्जी को इस चीज का आइडिया लगता है जब एक दिन प्रीति बड़े ही हेजिटेटिंग वे में पूछती है कि नानी, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ, मुझे अकेले डर लगता है। तो अजी इज कंफ्यूज, वो कहती है अकेले क्यों कहती हो, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ या आरती सोती है ना। पहले तो वो टालने की कोशिश करती है बात को, और बाद में वो ये कहती है कि नहीं मम्मी, एक्चुअली में सोती ही नहीं, मैं जब कभी कोई स्टोरी सुनाने को बोलती हूँ उनको, तो वो हमेशा डांट देती हैं, वो जगती रहती हैं, और वो स्मोक करती रहती हैं, जो स्मोक की गंध है वो मुझसे सहन नहीं होती। ये सारी चीजें अज्जी को रियलाइज कराती है कि आरती के अंदर न केवल पेन है, बल्कि वो पूरे जमाने के लिए कड़वाहट है, और उसकी जो पर्सनल ट्रेजेडी हुई है, जो उसको लॉस हुआ है, उसने इतना गुस्सा भर दिया है आरती के मन में
कि आरती खुद ये कहती है, जब अज्जी उनको कहती है कि तुम बाहर जाया करो थोड़ा बहुत, तो कहती है मैं जा नहीं सकती। अज्जी पूछती है व्हाट इज द रीजन, क्यों नहीं जा सकती? तो वो कहती है कि जब भी बाहर जाती हूँ एंड आई सी यंग कपल्स टुगेदर हैप्पी, आई कांट टॉलरेट, मेरा मन होता है मर्डर कर दूं। तो अजी शॉक्ड, वो अपनी बेटी की एटीट्यूड, उनका ये रवैया देखकर हैरान हो जाती है कि क्या मैंने इस बच्ची को जन्म दिया है? मैंने जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा मेरे ब्रिंगिंग अप में जो इस बच्ची के मन में इतनी कड़वाहट है। तो इस वजह से आरती जो है शी प्रिफर्स स्टेइंग इन हर रूम, पूरे दिन वो बैठी रहती है। अज्जी को फील करता है कि इसको एक बार मैं डांटूं, जैसे आप किसी शिकायत करते हुए सल्किंग चाइल्ड को डांटते हो, जो इस बात पे सल्क या कंप्लेन कर रहा होता है, अनहैप्पी होता है, ग्रंट कर रहा होता है कि उसको उसके पसंद की चीज नहीं दी गई और वो इग्नोर करता है, उसके पास जो है उसको वो इग्नोर करता है। एक्चुअली में अजी को ये समझ में नहीं आता कि उसके डॉटर के मन में इतनी हार्शनेस, इतनी कठोरता क्यों है। और इन दोनों के इस रिलेशनशिप के बीच में एकमात्र जो वी कैन से सम होप या हम रे ऑफ लाइट जिसे कह सकते हैं, उम्मीद की किरण है, वो प्रीति है। अजी शायद अभी तक और भी ज्यादा परेशान रहती, लेकिन प्रीति उनको बचा के रखती है। उसकी जो ब्राइट स्माइल है, उसका जो अजी के साथ खेलना है, अजी के साथ जिद करना है, वो अजी को बहुत अच्छी कंपनी देता है और अजी उसको एंजॉय भी करती है। लेकिन आरती ये चीज भी टॉलरेट नहीं कर सकती, जो प्रीति जिसका बहुत यंग एज है, जो मैरी मेकिंग करती है, हंसी मजाक करती है। इवन जैसे कि अज्जी एक इंसिडेंट और शेयर करती है रीडर्स के साथ कि किस तरह से प्रीति से आरती डायरेक्टली पूछती है, डू यू रिमेंबर योर पापा, तुम्हें अपने पापा याद है? तो बच्ची बड़ी वो हो जाती है, शी डू नॉट, शी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट। वो कहती है कि हाँ याद है, तो कहती नो, तुम्हें याद नहीं है। एक्चुअली में वो ये कहना चाह रही है कि अगर तुम्हें पापा याद होते, यू शुड नॉट हैव बीन लाफिंग, तुम इस तरह से हंस बोल नहीं रही होती, खेल नहीं रही होती। तो जो प्रीति है वो बहुत ही स्नब्ड महसूस करती है कि किसी चीज के लिए उसको डांट दिया गया हो, खासकर ऐसी चीज के लिए जो कुछ गलत उसने करा है। अजी आल्सो थिंक्स दैट इट इज वेरी वेरी रूड ऑफ आरती, उसको अपनी डॉटर को इस तरह से डांटना। अजी जानती है कि आरती कभी अलाउ नहीं करेगी अपने ग्रीफ जो उसने मन में जमा कर रखा है शेयर करने का, और वो केवल इमेजिनेटिवली उससे बात करती रहती है। जैसे वो इमेजिन करती है कि आरती मुझसे पूछे कि आप पापा की डेथ को कैसे कोप अप करा, आपने कैसे उसको मैनेज करा। तो वो कल्पना करती है कि मैं उसको पानी से भरकर मुट्ठी दिखाऊंगी और कहूंगी कि जिस तरह से पानी की एक एक बूंद रिसती रहती है मुट्ठी को बंद करने के बावजूद भी, इसी तरह से वी हैव टू लेट पीपल गो आफ्टर डेथ। लोग जब हमारे जीवन से चले जाते हैं, वी हैव टू मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। नाउ आरती पूरा दिन, आफ्टरनून पूरी, जब तक प्रीति नहीं आती है, अपने पिता के कमरे में ही रहती है और उन्हीं की कुर्सी में बैठती है और स्मोक करती रहती है। यहां पर वापस से अज्जी हमें बताती है कि 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डर, वो एक ओबीडियंस जो एक वाइफ, एज अ वाइफ अज्जी में था, उसकी वजह से उनके फादर के रूम को अभी भी वैसा का वैसा रखा हुआ है। देयर हैज बीन नो चेंज। नाउ अजी को बहुत आश्चर्य लगता है कि मैं, अ लिविंग पर्सन, हर ओन मदर, आरती के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, और फादर जो केवल एक पिक्चर के अंदर उस कमरे में प्रेजेंट है, वो अभी भी उसे कुछ दे सकते हैं जो मैं एक लिविंग बीइंग नहीं दे सकती। इट इज अ वेरी वेरी डीप ट्रेजेडी फॉर हर कि उसकी खुद की डॉटर एक मेमोरी के साथ टाइम बिताना पसंद करती है बजाय एक लिविंग पर्सन के। नाउ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है। एक दिन अज्जी बहुत बुरी तरह से हर्ट फील करती है आरती की इस अलूफनेस, इस अकेलेपन से, और वो
उस अपने हस्बैंड के कमरे में जाती है ताकि वो आरती से कन्फ्रंट कर सके, आमना सामना कर सके और पूछ सके कि व्हाट इज द रीजन, क्या वो पिताजी दे सकते हैं जो मैं नहीं दे सकती। आरती के हाथ में उस समय अपने पिता का एक फोटो फ्रेम है जो ग्लास का बना हुआ है। आरती को अचानक महसूस होता है कि मदर जो नहीं आती जनरली, अज्जी, वो आ गई हैं और एक उस स्टार्टल्ड, एक चौंक जाने में उनके हाथ से वो ग्लास फ्रेम नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े में बट जाता है। आरती फील सॉरी कि पिता की इस तस्वीर को इस तरह से उन्होंने तोड़ दिया और वो कहती है कि मैं इसको कल वापस से रीफ्रेम कराकर ले आऊंगी। अब अचानक अज्जी बिल्कुल कंपोज्ड खड़े हुए कहती है, देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है इसको रीफ्रेम कराने के लिए। नाउ आरती इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या मतलब ऐसा हुआ। तो वो कहता है, अज्जी कहती है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि मेरे लिए इस फोटोग्राफ का कोई मैटर ही नहीं है और मुझे ये फोटो पसंद ही नहीं था। आरती इज कंप्लीटली क्लूलेस, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अज्जी क्या बोल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक जो दम मन में घुट रही थी अज्जी की बातें, जो वो चुपचाप सहे जा रही थी, अचानक आज अज्जी ने डिसाइड करा है कि आई मस्ट शो आरती व्हाट द रियलिटी इज। जो आरती नहीं जानती है वो ये सोच लेती है कि आज वो बताएंगी। तो अज्जी उनको बोलती है कि वंस, एक बार जब आपकी पिता की डेथ हो गई तो अपनी जीवन से जैसे आप मुट्ठी में से रेत उड़ा देते हो, ऐसे ही उन्होंने अपने पति को भी जीवन से जाने दिया। और तुम तो, आरती कहती है कि कैसे कैसे जाने दिया, आई एम योर डॉटर, मैं तो हूं ना वहां पर। तो वो बोलती है कि तुम भी मेरे लिए नथिंग मोर देन एश ऑफ सिगरेट्स, पूरा दिन जो तुम सिगरेट फूंक कर जो उसकी राख छोड़ती हो, मेरे लिए भी उतना हो। आरती इज शॉक्ड, बुरे तरह से वो स्तंभित हो जाती है ये सुनकर, क्योंकि आज तक उसने अपनी मदर को इस तरह से बोलते हुए नहीं सुना था। एक जैसे मान लो बांध को रोका हुआ था और आज छोड़ दिया गया है। अज्जी के मन में इतने सालों तक की जो बंधी हुई बातें थी आज खुल जाती हैं और जो भी सप्रेस दबाकर उन्होंने रखी हुई थी अपने हस्बैंड की, आरती माधव से संबंधित, वो सारी फीलिंग्स वो बता देती है रूथलेसली, बिल्कुल निर्ममता से। आज वो ये नहीं सोचती कि आरती जब इस तरह की बातें सुनेगी, मेरी ही डॉटर है, क्या सोचेगी, आज नहीं सोचती। अपनी किस तरह से आरती के फादर ने, अज्जी के हस्बैंड ने शादी के 25 साल पूरा डोमिनेंस, प्रभुत्व रखा और ट्रीटेड हिज वाइफ लाइक अ स्लेव, उनको एक दासी की तरह रखा। साल में एक साड़ी ला कर दे देना, जब उनका फिजिकल प्लेजर का मन हो तब उसको बोल देना, इसके अलावा को भी ये नहीं पूछना तुम्हें क्या पसंद है। ये सारी चीजें एक एक करके, कभी बाल नहीं बना पाना इस डर से कि उनके खाने की थाली में एक बाल ना चला जाए, चाय बनाने में ध्यान रखना कि उनके पसंद की चाय बने। जितनी छोटी छोटी बातें थी जो उनकी जो मैरिड लाइफ थी उसको फ्रेम करती थी, अज्जी एक एक करके आरती को बताती है। हालांकि आरती बार बार रिक्वेस्ट करती है, प्लीज आप ये सब मुझे मत बताओ, लेकिन मानो आज अज्जी ने ठान रखा है कि वो सब कुछ बताएगी। अज्जी रोकने की कोशिश करती रहती है और अज्जी को रोकने की कोशिश करती रहती है। अज्जी ये भी बताती है कि देखिए, जब तुम्हारा एक बेबी ब्रदर हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी, आई वॉज नॉट एबल टू वीप ओपनली, मुझे रोने भी नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे पिताजी को आंसू पसंद नहीं थे, तो मैं रोती भी थी तो छुप छुप कर रोती थी। इस टाइप की मैरिड लाइफ मैंने जी है। तो इस वजह से आरती बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है इन सारी बातों को सुनकर, जानकर, क्योंकि अज्जी ये भी बताती है कि किस तरह से जब मैं विडो हो गई और तुम मैरिड थे, एक बार मैं पास कर रही थी तुम्हारे कमरे के आगे से एंड आई लिसन, मुझे तुम्हारे और माधव के हंसते बोलने की आवाज आई और मुझे लगा कि यस, दिस इज मैरिड लाइफ। क्या वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी इस तरह से हंसते बोलते भी हैं? क्योंकि अपने जीवन में अज्जी ने ऐसा कोई मोमेंट,
एंजॉय नहीं करा, जिसमें उनके हस्बैंड ने उनको एज अ पार्टनर ट्रीट कराओ। तो अज्जी कहती है कि ऑब्वियसली मैं तुमसे, अपनी ही बेटी से जेलसी भी फील करती थी कि यू आर लकी, तुम्हें एक ऐसा हस्बैंड मिला है तो तुम्हें एक पार्टनर की तरह ट्रीट करता है, एक स्लेव की तरह ट्रीट नहीं करता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आरती अब और सहन नहीं कर सकती और अज्जी बोलती है कि इसलिए जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई तो मुझे तो ऐसा लगा मेरे सिर से मानो कोई बर्डन, कोई बोझ उतर गया हो। ठीक ऐसे ही जैसे प्रीति जब स्कूल से आती है, जैसे एक ड्यूटी से निपट कर आई है और बिल्कुल फ्री फील करती है, मैं भी तुम्हारे फादर की, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अब मुझे पता चला मैं लाइफ कैसे जी रही हूं। आरती अपनी माँ की तरफ ऐसे देखती है कि मानो उसकी माँ सामने नहीं खड़ी हो, मानो अज्जी नहीं, कोई दूसरा ही पर्सन जिसे आज तक उसने नहीं देखा था उसे वो देख रही हो। वो और ज्यादा सहन नहीं कर पाती और चुपचाप कमरे से चली जाती है। अज्जी भी अपने इस इमोशनल आउटबर्स्ट से, जो भावनाओं के ज्वार से बिल्कुल थक चुकी होती हैं, उसी कुर्सी पर वो ढेर हो जाती हैं और अब सोचने लगती हैं आरती क्या सोच रही होगी। वहीं बैठे बैठे उन्हें प्रीति की आवाज आती है। कुछ क्षण तो उनको लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन प्रीति का चहकती हुई आवाज उनके अंदर वापस से स्ट्रेंथ को भरता है और शी शाउट्स बैक टू हर कि मैं आ रही हूं। पूरे घर में उनकी आवाज गूंजती है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये जो स्टोरी है, दो लेवल पर दो मदर और दो डॉटर्स हैं। एक तरफ अज्जी मदर वन एंड आरती डॉटर वन, और खुद आरती भी मदर टू है और प्रीति डॉटर टू है। किस तरह से दोनों मदर डॉटर रिलेशनशिप में ह्यूज डिफरेंस है। अज्जी बहुत ही वी कैन से काम एंड कंपोज्ड और मैच्योर पर्सन है, जो जानती है जीवन के अंदर हर चीज नहीं मिलती। शी हैज सफर्ड अ लवलेस मैरिज बहुत लंबे समय तक, फिर भी शी हैज एक्सेप्टेड इट। आरती दूसरी तरफ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो किस तरह से अज्जी को एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपनी बेटी के सामने अपनी मैरिज के कुछ अगली डिटेल्स शो करे, जो उसके फादर की इमेज को खत्म कर देंगे, शायद उसकी इमेज को भी खत्म कर देंगे। बट वो जानती है कि आरती के लिए जरूरी है जीवन की हार्श रियलिटीज को समझना। तो दोनों दो चैरिटियर्स दोस्तों हम देख सकते हैं। अज्जी भी चैरिटियर है, उनका टफ काम है आरती को रास्ता दिखाना। वो आरती जो अपने शैल के अंदर कैद है, वो आरती जो मान के चलती है कि लाइफ उसके साथ इनजस्टिस कर रही है, वो आरती जो ये मान के चल रही है कि मुझे जीवन में अब कभी खुशी नहीं मिल सकती, उस आरती को मैरिज की रियलिटी बताना, उसके फादर की रियलिटी बताना, जो फादर उसके लिए एक आइडियल फिगर है। तो वो अज्जी भी क्या है, एक चैरिटियर का काम करती हैं। लेकिन बिलवेड चैरिटियर एक और है इसके अंदर, वो है दोस्तों प्रीति। प्रीति चैरिटियर है अज्जी का, आरती का नहीं, अज्जी का। जब अज्जी ये फील करती है कि अब आरती भी उनसे दूर हो गई है, हस्बैंड भी नहीं रहे हैं, प्रीति की वो यंग इनोसेंट जो शरारतें हैं, वो इस जीवन के जो बाकी मेंडेन चीजें हैं, जीवन में उनके जो बर्डन है, उनसे मानो वो खींच कर उनको बाहर लेकर जाती है। वो उनको वो स्ट्रेंथ देती है, वो उनको पर्पस ऑफ लाइफ देती है। तो दे बोथ आर चैरिटियर्स, अज्जी आरती की और प्रीति अज्जी की। दोस्तों एग्जाम के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मदर्स एंड डॉटर, ये आप अब अच्छे से लिख सकते हो। टाइटल का सिग्निफिकेंस बहुत आप अच्छे से इसका ये बताते हुए कि कहां से टाइटल लिया गया, रेफरेंस। इसके अलावा सफरिंग, किस तरह से सफरिंग और एक्सेप्टेंस, इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन थीम से रिलेटेड बनते हैं। सो दैट्स ऑल आज के वीडियो के लिए। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड दिस स्टोरी बेटर। जल्दी ही हम एक और नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक दोस्तों कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।